हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है अगले महीने से जो है स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जीके का जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो दोस्तों, जीके के लिए हम जो है हमने शुरू किया है नया, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो है हम हर सेट के 40-40 क्वेश्चन जो है लेंगे एक क्लास में और उनको करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाहर वन पाए जाते हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाहर वन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है। दोस्तों, भारत में धन की हेराफेरी को रोकना का उद्देश्य जो है पीएमएलए का है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी। तो दोस्तों, ये जो है 11वीं एयरबोर्न डिवीजन से संबंधित थी अमेरिका की सैनिक टुकड़ी। ये 2024 में जो है भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों, भीमबेटका की जो शैलाश्य हैं, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WTO। दोस्तों, WTO जो है मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है और वैश्वीकरण को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या का वितरण इसमें बताना है किस, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, भारत में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में शैलों का अपक्षय ना होने पर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरदन नगण्य होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आठवां, बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बुद्ध की पूर्व अस्तित्व की जो विवरण देती है ये जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म का जो विवरण मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी स्टेयरिक अम्ल। स्टेयरिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड ने जो है सन 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी कार्ट टी थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है होगा ये ऑप्शन नंबर सी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे डैश कहा जाता है? तो दोस्तों डाक की यह इस प्रणाली को जो है उलुक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उलुक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों किसी भी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो है महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय की जो सबसे पूर्वी पर्वतमाला है वह है पूर्वांचल पर्वतमाला। पूर्वांतर पर्वतमाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों जल्दी से, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलफास्ट। दोस्तों बेलफास्ट ने जो है बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म का जो है पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जो अग्रणी लाभार्थी राज्य है ये पंजाब है। पंजाब में जो है इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन का जो मुख्य फोकस है ये जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48 ए। दोस्तों अनुच्छेद 48 ए में जो है पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना के ने निर्णायक मोड़ लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत विभाजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम और उत्तरी बंगाल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून को मंजूरी दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों डेस्कटॉप बैकग्राउंड को जो है वॉलपेपर के रूप में भी जाना जाता है। तो वॉलपेपर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब दोस्तों। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने जो है 2024 के सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों 2024 तक जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो स्थित है, ये जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है, नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, 15%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपभोक्ता मामले विभाग ने। उपभोक्ता मामले विभाग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एंड्रॉयड। दोस्तों एंड्रॉयड जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये होगा डी, डॉक्टर पूनम गुप्ता को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो दोस्तों वर्तमान उड़ीसा के जो है 26 राज्यों को जो है भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है,
किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है 2024 तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका एक राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिल विद्वानों का एक साहित्यिक सभा। दोस्तों संगम शब्द जो है तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा से संबंधित है, और संगम जो है एक वंश भी है, इसलिए बहुत से लोग जो है इसे एक तमिल राजवंश इसका आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये ही होगा, अधिमिलन लिखित। अधिमिलन लिखित के अनुसार जो है रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली थी? दोस्तों ये सैकरीन को मंजूरी मिल गई थी 1879 में फलों में जो प्रयोग करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों भारत में जो है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनॉइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोरियम। चलिए दोस्तों करते हैं आज का अपना अगला और अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में AI आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों AI आधारित अधिगम समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम हो जाएगा FLN AXL। चलिए दोस्तों तो इस क्लास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अब जो है डेली वीडियो अपलोड होगी, और जो NTPC का अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसके हम जो है डेली एक पेपर जो है सॉल्व करेंगे GK का, इसमें जो है 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।